हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति ख़त्म हो रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे से ख़त्म हो रहा है हर जगह से। तो आशा करता हूं कि आगे जो है सो बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम जब भी हो, पर आप तैयारी हमेशा करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक दिन में संभव नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसीलिए याद रखिएगा। और दो लाइन मैं आपको करना चाहता हूँ कि वक्त बदलता है और फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। वक्त तो आते ही जाते रहता है हमेशा, कभी न कभी किसी न किसी वक्त में तो आएगा ही, एग्ज़ाम होगा ही। इसीलिए हम पढ़ाई करते रहेंगे जब भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि हम यदि एग्ज़ाम की तैयारी अभी से नहीं करेंगे तो जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, यदि एग्ज़ाम के डेट के बाद यदि हम पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेट निकलने के बाद ऐसा नहीं है कि वो लोग बैठे रहेंगे, वो लोग भी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। इसीलिए अपनी तैयारी को लगातार मेरे साथ बनाए रखिए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। देखिए, हम जैसे फिजिक्स का चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि इसका पूरा दे चुके हैं कि नैनो पिको फेमटो एटो क्या होता है। उसमें यदि आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाकर के उस डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला आप देख सकते हैं वीडियो, उसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें है क्या, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा है। ये क्या किया है, सभी को बट्टे में दे दिया है, सभी को डिवाइड कर दिया है। तो 1/10⁻9 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 10⁻−9 यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बल है, इसमें दिया हुआ है 2i 3j और 6k द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बल का परिमाप क्या है। तो इस बल का परिमाप पूछ रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे रूट अंडर, और रूट अंडर के अंदर में ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, और इसका जो भी आएगा वो परिमाप निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर में हो जाएगा 4 + 9 और प्लस में हो जाएगा 36, यानी कि कुल मिला के यदि बात करें तो रूट अंडर 49, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 मात्रक इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, वेग समरूप होगा, त्वरण समरूप होगा, वेग शून्य होगा, त्वरण ऋणात्मक होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम एक पेज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसमें पूरी अच्छी तरह से समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, ये क्या है, ये एक रेखा है, इसमें इधर जो है डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि यह डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, और इधर जो है यह समय यानी टाइम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ 3 लिख देते हैं, और इसको और आगे बढ़ा करके यहाँ 4 और यहाँ 5 लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी तरह से यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है और यहाँ पर 5 है लिखा हुआ, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन विस्थापन जो है, अर्थात क्या, एक निश्चित दिशा में जो दूरी होता है वही तो विस्थापन होता है, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें जैसे रेखा बनाया जाएगा, तो जिस तरह एक रेखा को हम ऐसे खींचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन नंबर 1 है। इसका मतलब यह है कि वेग बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये लगातार, यानी कि अर्थात दूरी जो है, विस्थापन है, हमेशा बढ़ रहा है। जबकि टाइम देखिए, टाइम जो है यहाँ से जब ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा तो टाइम धीरे धीरे टाइम इधर आगे की ओर मूव ना करके ये ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात कम समय में ही ज़्यादा दूरी को तय करेगा, यानी ज़्यादा विस्थापन को तय करेगा। तो ज़्यादा विस्थापन को तय करेगा तो इसमें क्या होगा, वेग बढ़ेगा, क्योंकि कम समय में अधिक यदि दूरी को तय करेगा या वेग को तय करेगा या विस्थापन को तय करेगा, सॉरी वेग नहीं, विस्थापन को तय करेगा, तो क्या होगा, इसमें वेग अधिक होगा। सबसे पहला कंडीशन तो ये है। यदि हम बात करें इधर से लेकर के, यदि हम इस तरह से कर्व कर दें तो ये दूसरा कंडीशन होगा। ये दूसरा कंडीशन क्या होगा, इस दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि देखिए इसमें जो विस्थापन है, विस्थापन का मान कहीं ना कहीं ऊपर जाकर के 5 पर या 6 पर जाकर के कर्व हो जाएगा, जबकि टाइम हमेशा बदलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेग घटेगा, क्योंकि विस्थापन बटे समय क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है वेग। ये वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जिस तरह से स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय होता है, उसी तरह से वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें विस्थापन तो कम बदल रहा है जबकि टाइम अधिक बदल रहा है, तो इसमें दूसरा जो ग्राफ होगा, ये दूसरा ग्राफ क्या होगा, ये दूसरा ग्राफ में वेग कम होगा, घटेगा। अब अगर हम तीसरी लाइन की बात करें तो फिर से एक लाइन लेते हैं, जिस तरीके से था वही था, 1 2 3 4 यदि लिख दीजिए, सिर्फ मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए एक रेखा ऐसा भी होगा जो कि ऐसे सीधा जा सकता है। सीधा का मतलब है यदि 1 पर है तो इधर भी 1 पर, यानी कि समय 1 सेकेंड में 1 मीटर दूरी, यदि मीटर इधर मान लीजिए, इधर दूरी मान लीजिए, दूसरे सेकेंड में दूसरा, तीसरे सेकेंड में तीसरे, चौथे सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रेखा सीधी सीधी जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है ना कि समय जितना स्पीड से समय परिवर्तन हो रहा है उतना स्पीड से विस्थापन परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेग समान रहता है। इस समय में क्या होगा, वेग समान। तो इस क्वेश्चन में भी शायद यही कह रहा था। फिर भी हम देख लेते हैं आगे, और इसमें 2 कंडीशन और भी होगा, वो हम बताते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यहाँ से लेकर के, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट पता चले। जैसे कि मान चलिए कि एक तो लाइन यहाँ से ऐसे भी हो सकता है जो कि सिर्फ और विस्थापन ही चेंज होगा, सॉरी ये टाइम वाला है ना नीचे, तो सिर्फ टाइम ही चेंज होगा, विस्थापन चेंज नहीं होगा। विस्थापन अगर मान चलिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो ये 5 ही रहेगा, जबकि चेंज हो रहा है टाइम। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है, इसमें क्या होगा, तो जब हम समय के साथ यहाँ विस्थापन नहीं बदल रहा है, समान दूरी तय कर रहे हैं लेकिन समय हमेशा बदल रहा है, इसका मतलब यह विरामावस्था में है। क्या है, ये विरामावस्था में है, क्योंकि इसकी दूरी तय नहीं हो रही है। समय तो बढ़ता चला जा रहा है पर इसमें दूरी की कोई चेंज नहीं हो रही है, यानी कि विस्थापन में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन आएगा, ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन विस्थापन में होगा। अगर हम बात करें इसको किस तरीके की बात करें, यदि बात हम करते हैं कि यदि कोई कंडीशन, अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके बाद फिर बताते हैं। अगर एक कंडीशन ऐसा भी हो कि ये कंडीशन ऐसा भी हो कि इसमें इधर से ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ से लाइन खींचा जाए ऊपर की ओर, ठीक है, ये तो ऐसे था ही, इसमें ऊपर की ओर लाइन खींचा जाए, तो इसके में क्या होगा, देखिए विस्थापन तो यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ था विस्थापन। टाइम जो यहाँ पर 5 लिखा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 करके इस तरह से टाइम लिखा हुआ, टाइम तो कभी बदल नहीं रहा है। टाइम जब नहीं बदल रहा है तो विस्थापन चेंज हो रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसमें जो ये कंडीशन आएगा, ये कंडीशन आएगा असंभव। तो ये असंभव कंडीशन आएगा, यानी कि ये जो ग्राफ होगा असंभव होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो यही कह रहा था ना कि किसी पिंड का विस्थापन वेग समय के समानुपाती पाया जाता है। तो वेग समय का, यानी कि हम जो ऐसे लिखे थे तो इसमें वेग जैसे बदल था, समय भी बदल रहा था, तो ये चल रहा था एक सीधी रेखा में चल रहा था। तो इसमें क्या था, इसमें वेग जो है स्वरूप होगा। इसमें वेग क्या है, स्वरूप है। हम इसको पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यदि देखिए कर्व रेखा में होता, इस तरीके से होता या इस तरीके से होता, तो इसमें तो वेग बढ़ता, इसमें वेग घटता, और ये जा रहा है तो वेग समरूप है, और इस तरीके से जाएगा तो विरामावस्था में होगा, और इधर से यदि लाइन खींचा रहेगा तो ये क्या होगा, ये असंभव होगा। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कहे कि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो देखिए इसमें जी का मान, स्मॉल जी का मान दिया हुआ है, कैपिटल जी का मान हम कल बता दिए थे कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। तो अगर मान चलिए कि यहाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो इतना मीटर पर सेकेंड की वेग से गया है, तो 1 सेकेंड ऊपर जाने में, और जहाँ ही, क्योंकि इस पर कोई निश्चित फोर्स नहीं लगाया गया है, तो पृथ्वी का जितना बल है गुरुत्वाकर्षण का उतना ही लगाया जा रहा है, तो उस जाने में भी प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में, अर्थात वह धरातल पर पूरा जब आ जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, इसको 2 सेकेंड का समय लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्रायोजेनिक के बारे में कल भी हम बताए थे, आज भी फिर क्वेश्चन आ गया है। देखिए पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्रायोजेनिक जो है वह किसको दर्शाता है। कल ये क्वेश्चन ही पूछा था कि कम ताप वाला, निम्न ताप वाला कौन सा इंजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक में, तो उसमें तो रॉकेट ईंधन में दिए थे। देखिए ये कम ताप, इसमें होता क्या है,
ये कम ताप पर जो है क्रायोजेनिक दर्शाता है। इसमें बहुत कम तापमान पर जैसे इसमें ऑक्सीजन को रखा जाता है, जैसे कि सिंगापुर से इधर क्रायोजेनिक को लाया गया था, उसमें ऑक्सीजन क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, भारत में बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पर लोग जा रहे थे, तो उसमें भी क्या किया गया था, वो क्रायोजेनिक इंजन का वहाँ पर उपयोग किया गया था, क्योंकि उसी में ऑक्सीजन को रखा जाता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सोनार। सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें इसका आंसर सबसे पहले हम बता देते हैं। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर जो होता है, डिटेक्टर ये खोज करने वाला यही होता है। सबसे पहले नंबर पर देखिए सोनार की बात आया तो सोनार का बहुत बार जैसे सोनार का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? एस फॉर होता है क्या? साउंड, SO से साउंड हो गया, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, इसमें जो है दूरी और दिशा की गति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु का परिचय 1986 में कराया गया था, किसने के द्वारा किया गया था? देखिए अणु शब्द जो दिया गया था डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया था, लेकिन यह कह रहा है कि अणु शब्द से परिचय किसने कराया? तो अणु शब्द नहीं, अणु से परिचय किसने कराया? तो अणु से परिचय कराने का जो श्रेय है वो विल्हेम ऑस्टवाल्ड को जाता है, विल्हेम ऑस्टवाल्ड को जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वह 4 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य की बात कर रहा है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा अच्छा से। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में कह रहा था, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो इसमें से देखिए सबसे पहला बात क्या है, ये कह रहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा हम कह रहा है 1 मोल हीलियम के 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। ये भी बात गलत है, क्योंकि देखिए होता क्या है, 1 मोल में कह दे कि उसमें कोई भी कण है, मतलब कि कोई भी तत्व है, तो उसकी परमाणु संख्या जो होगा उसके में बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सीधा डी सही हो जाएगा कि 1 मोल में कार्बन तथा 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है वो हमेशा बराबर होती है। कोई भी तत्व है तो उसमें 1 मोल में जो है परमाणु की संख्या बराबर ही होगा, चाहे वो कुछ भी कह दे, 1 मोल कार्बन कह दे, 1 मोल हीलियम कह दे, 1 मोल ऑक्सीजन कह दे, कुछ भी कह दे, तो उसमें परमाणु की जो संख्या होगी वह हमेशा बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो कमेंट में कीजिए, मैं अच्छी तरह से फिर आगे यदि इससे क्वेश्चन आता है तो हम बताने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षिक करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें जो मजबूत ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं इसको। तो ये दो जो कण है आयन जो है एक दूसरे को आकर्षित रहते हैं मजबूत वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बॉन्ड। जो सहसंयोजक बॉन्ड है अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्यों होता है? क्योंकि इसमें जैसे कमजोर बल होता है। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर बल कमजोर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर उसके कणों के बीच में जो बल लगता है, 2 कणों के बीच में जो बल लगता है वो कमजोर बल द्वारा होते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड में जो है गलनांक और क्वथनांक है वह बिंदु बहुत ही कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो इसमें जो है परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए इसमें कैडमियम की छड़ दिया जाता है, ताकि इसमें न्यूट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। तो ये न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ को दे दिया जाता है और उसमें मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि परमाणु रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड
कैडमियम की रॉड का काम क्या है। अब देखिए वही क्वेश्चन आगे पूछ ही लिया कि उसका काम क्या है। तो इसमें जैसा चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम क्या करता है, कैडमियम की छड़ करता है। तो ये कैडमियम की मुख्य काम क्या है कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वसन में शामिल होता है, कौन सा शामिल होता है छोड़े गए श्वसन में। तो इसका देखिए पहले नंबर तो हम बताते हैं कि इसका ऑप्शन जो है यह डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए हम एक पेज लेते हैं और इस पर कुछ चर्चा करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो उस समय सांस लेते वक्त क्या होता है कि सांस लेते वक्त हम लोग क्या करते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं और लगभग हम 78% के आसपास क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। और लगभग 0.03% जो कि वायुमंडल में जितना उपलब्ध कार्बन की मात्रा है हम उतना कार्बन लेते हैं। पर जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो जाने के बाद नाइट्रोजन का कोई काम, क्योंकि फेफड़ा का काम है कि ना अलग करना और कार्बन को अलग करना और ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना और वहाँ से कोशिका में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया उसके द्वारा श्वसन किया जाता है और पुनः वापस फिर ब्लड को, रक्त को साफ करते हुए बाहर निकल जाता है। तो इसमें जो है सब ऑक्सीजन को लेते हैं हम 21%, पर जब हम छोड़ते हैं तो यह जो है घट करके 17% बचता है, जबकि कार्बन की मात्रा बढ़ करके 4% हो जाता है और नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही हम छोड़ते हैं। इसमें नाइट्रोजन में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो 21% लेते हैं, पर छोड़ते हैं तो 17%, और कार्बन की मात्रा 0.03% है और यह बढ़ करके 4% हो जाता है। तो ये जब हम श्वसन लेते हैं तो ये कंडीशन रहता है और जब छोड़ते हैं तो ये कंडीशन हो जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या था, आगे क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, परिसंचरण तंत्र मनुष्य का कुल भार का 7 से 8% होता है। तो सही बात है, जो परिसंचरण तंत्र जो है यह मनुष्य के 7 से 8% वजन का होता है, ये सही है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन तक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन क्या कह रहा था कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का मात्रा 6.8 लीटर होती है। ये भी लगभग कहा जाए तो लगभग सही ही है, लेकिन कह रहा है कि केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक है, यह बिल्कुल गलत बात है। केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक नहीं है, क्योंकि संयोजी उत्तक में हम लोग ये जो क्या कहते हैं हड्डी जो होता है, जो अस्थि होता है वह अस्थि भी संयोजी उत्तक होता है। इसीलिए यहाँ पर जो केवल श्वेत प्रवाही संयोजी उत्तक लिखा है ये गलत हो जाएगा। तो इसमें वही पूछ रहा था कि सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यह कह रहा है कि यह शरीर वजन के लगभग 7 से 8% होता है, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा था कि रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उनमें बहता है, तो यह कथन जो है, यही कथन क्या है, गलत है और इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि रक्त का सामान्यतः जीवन धारा यानी कि रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब रक्त बनना बंद हो जाएगा तो फिर आदमी जिंदा रहना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो रिवर ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है, यानी कि जीवन धारा इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला कह रहा था कि मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उतना ही बड़ा होता है। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते इसकी संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, तो जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए। तो इसमें जैसो इसका जो समूह ए है यह पत्नी का ओ, पुत्री का ए और पुत्र का ए और पुत्री का ओ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से पाया गया, क्योंकि इसका जो एक व्यक्ति है उसका रक्त समूह ए है, तो इसमें पत्नी का रक्त समूह ओ हो सकता है या ए हो सकता है या पुत्री का ओ हो सकता है। इस तरीके से रक्त समूह हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक का क्या अर्थ है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक का जो अर्थ है वह कुल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को कहा जाता है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक।
उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है। तो लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु कि कोई फर्जरी आदमी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है जो इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए सत्यापन किया जाता है। तो उसमें नाम और पासवर्ड दोनों लॉगिन के समय मांगा जाता है उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि SMS शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम जो है, सॉरी ये क्वेश्चन ये छूट ही गया। इसमें कहता है MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग कार्य को पहले जैसा करने के लिए। तो इसमें Ctrl+Z जो हम दबाते हैं कार्य को अंडो करने के लिए हम लोग Ctrl+Z दबाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हम डिलीट कर दिया, कोई चीज़ हम गलत दबा दिए या टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो हम Ctrl+Z करके उसको पुनः से हम दोबारा जिस तरीके से था, कोई चीज़ डिलीट हो गया मान चलिए, उसको हमको पीछे बैक करना है कि उसको पुनः लाना है, तो हम लोग अंडो करते हैं और अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा था, SMS के जनक किसे माना जाता है। तो SMS के जो जनक माना जाता है मैटी मैकोनेन को माना जाता है। तो मैटी मैकोनेन को SMS के जनक मानता है, शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। इन्होंने शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम जो है इनका हाल ही में 2015 के आसपास में पिज्ज़ा खाते खाते इनकी मृत्यु हो गई थी 63 वर्ष की अवस्था में। और ये थे कहाँ के, तो ये इंग्लैंड के यानी लंदन के रहने वाले थे। तो ये लंदन के रहने वाले थे, पिज्ज़ा खाते खाते इनके 63 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, जो कि 30 जून 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी, 30 जून 2015। और ये जो है सबसे पहले वोडाफोन फ्रेम नेटवर्क के माध्यम से जो है नेटवर्क के माध्यम से 3 दिसंबर 1992 को पहली बार इन्होंने मैसेज भेजा था। तो इसीलिए इनको जो है मैटी मैकोनेन को क्या माना जाता है, मैटी मैकोनेन को SMS के जनक माना जाता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब आगे और भी इसी तरह से सीरीज लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।